Welcome back friends, I am Diksha and you are watching Bihari Backbenchers. This video is in continuation with the last video lecture that we have uploaded. Life processes. Introduction हमने कर लिया था, आज जो सेकंड टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन, हम उसे डील करेंगे। एक दिन में हम कई तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, राइडिंग आर टू नेम सम। इन सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और जब ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे इंटरनल प्रोसेसेस हैं जो कि चलते रहते हैं, जो हमारे अलाइव रहने के लिए बहुत वाइटल होते हैं। और इन सारे वाइटल लाइफ प्रोसेसेस के चलने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम अपेरेंटली यानी कि जब हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं जो कि बाहर से मिलते हैं और वह मटेरियल्स हेल्प करते हैं हमें ग्रो करने में, रेस्पायर करने में, डेवलप करने में और बहुत सारे मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने में, जस्ट लाइक प्रोटीन जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यह मटेरियल या यह एनर्जी जो हम डिराइव करते हैं वह हमें एक्चुअली फूड से मिलता है और इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। टू सम अप वी कैन से दैट न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो यह जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी और रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल है यह कॉमन है, यह यूनिवर्सल है, मतलब तमाम तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में यह रिक्वायरमेंट होगा। बट यह रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होगा यह बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और एंड वन ऑफ देम इज़ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ब्रॉडली all type of living organism can be categorized into two broad categories that are autotrophs and heterotrophs। सिंपल भाषा में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत कुछ मौजूद है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों का उपयोग करके सिंपल या बेसिक टाइप ऑफ फूड खुद के लिए अपने अंदर ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इसका यूज़ करके अपने लिए फूड मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्लांट और कुछ बैक्टीरिया, यह ज़रूर आपके दिमाग में आ गया होगा ऑटोट्रॉप्स का नाम सुनते ही। इसके अलावा एक सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी है जो कि सिंपल फूड मटेरियल ना लेकर के कुछ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल पे डिपेंड करता है एनर्जी के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कहने का क्या मतलब है कि ऐसा फूड मटेरियल जिनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाना चाहिए। तो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा हम लोग यह सिंपल और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग मोटा मोटी देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वह कितने तरीके के होते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स द्वारा बनाए गए फूड मटेरियल्स पे या ऐसा कहें कि कम्प्लीटली ऑटोट्रॉप्स पर ही डिपेंड करते हैं अपना एनर्जी और वो जो फूड मटेरियल है उसको डिराइव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब यह ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या, तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसको कार्बन और न्यूट्रिएंट्स इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो अगर वह इन्वायरमेंट से इन चीज़ों को खुद से ही डिराइव कर ले रहा है, जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है या ऐसा कहें कि प्लांट्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, तो प्लांट्स जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है और जो सॉइल में वाटर है उसको यूज़ करता है और एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसके द्वारा खुद के लिए फूड मटेरियल सिंथेसाइज करता है। वह फूड मटेरियल है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स और यह प्रोसेस क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसके प्रेजेंस में ही होगा और सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑटोट्रॉफ्स और वी कैन से प्लांट्स और सम बैक्टीरिया यूज द रॉ मटेरियल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम इन्वायरमेंट टू यूटिलाइज to prepare their food material that is glucose in the presence of sunlight and chlorophyll। बट जो भी
ग्लूकोज बनता है वह ग्लूकोज प्लांट के द्वारा तुरंत ही एट द टाइम ही कंज्यूम नहीं हो जाता है। कुछ ग्लूकोज को वह रिजर्व भी कर लेता है कि एडवर्स सिचुएशन, जब किसी भी क्राइसिस के कारण वह अपना फूड मटेरियल सिंथेसाइज ना कर पाए, फोटोसिंथेसाइज ना कर पाए, तो वह उसको उस स्टोर्ड ग्लूकोज को यूज़ कर सके। तो स्टोर्ड ग्लूकोज को हम स्टार्च कहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट बॉडी में। ह्यूमन में भी ऐसा, यहाँ पे एक एनालॉजी ले सकते हैं हम कि ह्यूमन भी जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको तुरंत ही यूटिलाइज नहीं कर लेते हैं, कुछ को वह रिजर्व करके रखते हैं। तो जिस तरह से प्लांट में रिजर्व्ड फूड मटेरियल स्टार्च है, उसी तरह ह्यूमन्स में रिजर्व्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है। अब हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को थोड़े डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फोटोसिंथेसिस को इस केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको दो और प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, वाटर एंड ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन जो है यह बाय प्रोडक्ट है, हम कह सकते हैं कि यूजलेस है प्लांट के लिए, तो वह इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस में को मेजरली 3 इवेंट्स के तौर पर देखा जा सकता है, मतलब फोटोसिंथेसिस में मेजरली 3 इवेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। इन इवेंट्स का सारे ही ऑटोट्रॉप्स में यही सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा। सुविधा के लिए मैं इसे 1, 2, 3 ऐसा कहूँगी, बट डोंट स्टिक विथ इट कि पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, ऐसा नहीं होता है। तो 3 जो मेजर स्टेप होते हैं, वन ऑफ देम इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। मतलब हम ऐसा तो सुनते आए होंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है वह सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो प्लांट के लीफ के पोर्स में, लीफ में एक ऑर्गेन होता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि सन के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो एक मेजर इवेंट जो हो रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम में वह एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल है। Another important या major event occurring during photosynthesis is splitting of water। मतलब यह जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है उसका यूज़ क्या है, तो वह लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यह बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यह हम सब जानते हैं कि एनर्जी जो है अपना रूप बदलते रहता है। हम लोग घर में भी देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, अगर स्विच ऑन करने से लाइट जल रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसी तरह से प्लांट का जो क्लोरोफिल है, लाइट एनर्जी, सन के जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वह लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है केमिकल एनर्जी में। और क्या ज़रूरत है उस केमिकल एनर्जी की, तो उस केमिकल एनर्जी को यूज़ करके जो H2O है यानी वाटर है, वह अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में टूटता है, दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो सेकेंड मेजर इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, एंड बाय यूजिंग दिस केमिकल एनर्जी द वाटर splits up into its constituent molecule, that is oxygen and hydrogen. The yet another important event occurring during photosynthesis is reduction of carbon dioxide to carbohydrates या glucose। जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस किया था कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, और जैसा हम जानते हैं कि, और उसी लेक्चर में हमने यह भी डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे तरह के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेजर टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में किस तरह का रिएक्शन इन्वॉल्व है? रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व है। क्यों इसे रिडक्शन रिएक्शन क्यों कहते हैं? प्लीज़ रेफर टू द प्रीवियस वीडियो, अगर आप अभी नहीं जान रहे हो तो लिंक प्रोवाइडेड है। तो these are the 3 major events that occurs during photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट इन्वॉल्व होता है वह क्लोरोफिल है। वह किस सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। तो आप जिस भी पर्पस से यह वीडियो देख रहे हो उसमें यह आपको सर्व करेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और ऑब्जेक्टिव्स यहीं से बनते हैं कि कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व है, या फिर कहाँ सेल, जो क्लोरोप्लास्ट है वह क्या है, तो वह सेल ऑर्गेनेल है, और जो क्लोरोफिल है वह क्या है, तो वह एक पिगमेंट है। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स तो चाहिए और वह प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, बट उसको एनवायरनमेंट से इनटेक करने
के लिए क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, पहला कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से लेते हैं। हाउ? प्लांट का जो लीफ होता है वहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। बट रिमेंबर कि प्लांट जो लार्जर प्लांट्स होते हैं उनमें या फिर प्लांट के हर एक पार्ट से, चाहे वो ब्रांच हो, उसके स्टेम हो या फिर जो रूट्स हैं, हर जगह से गैसियस एक्सचेंज होते रहता है थ्रू डिफ्यूज़न। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट गैसियस एक्सचेंज फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हमें फोकस करना है कि क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो लीव्स में होना है या ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होना है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुँचता है। तो प्लांट के लीफ में स्टोमाटा होते हैं। स्टोमाटा क्या है? तो दो गार्ड सेल है जो कि इस तरह से ओपन, क्लोज और ओपन होते हैं। और इस गार्ड सेल को, जैसे अगर मान लीजिए कि यह गार्ड सेल है और यह क्लोज और ओपन और क्लोज हो रहे हैं, तो इनके बीच में एक स्पेस बनेगा, एक गैप बनेगा। तो इस गैप को, ऐसे ही बहुत सारे गैप्स लीफ में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। अगर हम लोग कोई एक लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो उसको एज अ यूनिट नहीं पढ़ा जा सकता है कि बस यही हो रहा है। एट द सेम टाइम प्लांट में बहुत सारे, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस चलते रहते हैं। तो प्लांट में यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन, बट साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन भी चल रहा है। ट्रांसपिरेशन का बेसिक्स यही है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीफ सरफेस। तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीफ सरफेस कहाँ से होगा? पोर से होगा। जब इस पोर में वाटर आता है तो यह स्वेलअप कर जाता है और स्वेलअप करने के कारण खुल जाता है और वाटर लॉस होता है। यहीं पे इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड को चांस मिलता है और वह सिप इन करता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा is regulated by guard cell and gaseous exchange for photosynthesis takes place here। क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो है वह दिन में ही हो सकता है। ट्रांसपिरेशन का डेराइविंग फोर्स लाइट है या लाइट एनर्जी है, तो वह दिन में ही हो सकता है। तो जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन है वह भी डे टाइम में ही होता है। जब ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमाटल पोर्स, स्टोमाटा खुलते हैं या गार्ड सेल्स खुलते हैं, तो उसी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैस या फिर इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस में 3 मेजर इवेंट्स हैं वह सीक्वेंस में नहीं होते हैं, तो वह सीक्वेंस में डेजर्ट प्लांट्स में भी नहीं होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वह डेजर्ट प्लांट है तो उन्हें अपना जो वाटर लॉस है वह मिनिमाइज़ करना होगा। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो स्टोमाटल पोर्स हैं वह रात में खुलते हैं, ताकि मिनिमम लॉस, या जो गार्ड सेल्स हैं वह स्टोमाटा को रात में ओपन अप करते हैं ताकि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो थ्रू ट्रांसपिरेशन, और वह रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके एक इंटरमीडिएट बना करके रख लेते हैं। और दिन में जब लाइट एनर्जी मिलता है तो वह उस इंटरमीडिएट पर एक्ट करता है। तो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो गैसियस एक्सचेंज या फिर जो रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस है वह फुलफिल होता है स्टोमाटा के द्वारा, दैट इज़ द पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस। नेक्स्ट थिंग दैट प्लांट रिक्वायर्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज वाटर। तो वाटर का इनटेक रूट के थ्रू होता है। वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, रूट से वाटर लीव्स तक पहुंचता है थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम इज़ अ काइंड ऑफ वास्कुलर बंडल। अभी तक हमने देखा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वह कहाँ से डेराइव करते हैं, बट यह इन रॉ मटेरियल्स के अलावा भी प्लांट्स को बहुत तरह के रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि कुछ मिनरल्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और जिंक। तो यह सारे रॉ मटेरियल्स भी प्लांट डेराइव करते हैं सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एयर, वाटर थ्रू सॉइल। तो सॉइल से जो वाटर जब प्लांट्स ले रहे होते हैं तो उसमें कुछ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर बिल्डिंग ऑफ प्लांट्स बॉडी। जैसे कि नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन इंटेक करता है प्लांट, वह बॉडी बिल्डिंग ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यह जो नाइट्रोजन है यह 2 फॉर्म में प्लांट्स ले सकते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टर्म आप बहुत सुनेंगे। इनका
कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज़ सिंपली वैसे सब्सटेंस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड स्टेट में प्रेजेंट हो, वैसे सारे सब्सटेंसेस को हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। और वैसे सारे सब्सटेंस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो वह इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाता है। तो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट जो प्लांट्स है वह अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बोथ आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. By far we have discussed autotrophic mode of nutrition, but that is not all. Autotrophic mode of nutrition ही सिर्फ single mode of nutrition नहीं है. According to your book, we need to discuss one more kind of nutrition, that is heterotrophic mode of nutrition. एनिमल्स के बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उनका जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स है वह भी वैरी करता है। कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, यह भी वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो यह सारी चीज़ें हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।